हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मार्केट में थोड़ा सा गिरावट का माहौल था। तो ऐसे में जब ब्रोडर मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन जाती हुई नजर आए, तो अगर हम यहाँ पर जो लिक्विड स्टॉक्स हैं, लिक्विड स्टॉक्स में उन स्टॉक्स को कहता हूँ जो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पार्ट हैं। ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स हैं जिसमें डेरिवेटिव्स प्ले होता है। तो ये लिक्विड स्टॉक्स माने जाते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर मार्केट की ओवरऑल ब्रेड्थ हमें चेक करनी है कि ओवरऑल मार्केट कैसा कर रही है, यानी कि निफ्टी तो बहुत ज्यादा नहीं गिरी लेकिन स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर गए, उस केस में पता कैसे चलता है कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। तो अगर निफ्टी जो टोटल डेरिवेटिव्स के 200 स्टॉक्स हैं उनको एक लिस्ट बनाया जाए, जो मैंने बनाया हुआ है, लिक्विड स्टॉक्स उनका नाम दिया हुआ है। अगर हम इसमें देखें जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं इसमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और ये हम ऑलमोस्ट हाफ वे मार्क पहुंच गए हैं यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी रेड ही है, और काफ़ी नीचे जाने के बाद हमारा ग्रीन का सेक्शन शुरू होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्रीन वाले स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़े से ही ग्रीन वाले स्टॉक्स हैं, और उसके बाद में पूरी ये लिस्ट हमारी रेड की लिस्ट है। यानी कि आज मार्केट में जो माहौल था वो गिरने का ज़्यादा था। अगर हम इसमें निफ्टी की बात करने लगे तो निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरी, निफ्टी का भी इसमें हमने ऐड किया हुआ होगा, और हम काफी नीचे आ गए हैं। यस, सो निफ्टी 0.5% डाउन थी, बहुत ज्यादा डाउन नहीं थी। लेकिन क्या ऐसे में कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी है जब स्पेशली निफ्टी इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई, और पहले यहीं पर हाई बना था, उसके बाद में यहीं पर एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट देकर पूरी निफ्टी नीचे आई थी। अभी भी क्या इसी तरह का माहौल नजर आता है, और खासतौर से जब जब एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहा हो। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न उसे कहते हैं जब पहले हमारी रेड कैंडल हो, सॉरी ग्रीन कैंडल हो, और उसके बाद में जो रेड कैंडल हो, सेकंड वाली रेड कैंडल पहले वाली ग्रीन कैंडल के टॉप से ऊपर तक पहुंचे और बॉटम से नीचे तक भी पहुंचे, यानी कि पूरी की पूरी कैंडल को एनगल्फ किया हो। और इस एनगल्फिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि जो पहली ग्रीन बॉडी है, दूसरी ग्रीन बॉडी उस पहली पूरी ग्रीन बॉडी को कवर कर ले, यानी कि जो ग्रीन बॉडी का हाई है और जो ग्रीन बॉडी का लो है, ये रेड वाली बॉडी उससे ऊपर और उसके नीचे पूरी की पूरी इसको कवर करे। तो यहाँ पर टॉप पर जाकर रेड एंगल्फिंग पैटर्न बनना मींस बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनना वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि अगर ये सिचुएशन है, एंड विवेक भाई आपको यहाँ पर क्या कुछ रिस्क नजर आता है, तो सबसे पहले एक बार बैंक निफ्टी को भी यहाँ पर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को भी जब देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि सिचुएशन किस तरह की है, क्योंकि बैंक निफ्टी ही मेन प्लेयर है निफ्टी में, जो हमेशा से रही है। और यहाँ पर अगर देखें तो जो पहले वाला हाई बना था जहां पर हमने निफ्टी देखी थी अक्टूबर वाला, उससे तो काफी ऊपर चल रही है, उससे ऊपर निकली और उससे ऊपर ही है अभी तक। तो सेम लेवल तो नहीं है, इट मींस बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है निफ्टी को। सेकंड पॉइंट ये आता है कि जो अभी रिसेंटली हाई बना था वहां से इसने नीचे आना शुरू किया है फिर से, और यहाँ पर एक पैटर्न बन तो रहा था, बना भी है, वो पैटर्न को हम वैलिड भी कहेंगे। यहाँ पर ये कप विद हैंडल पैटर्न है, और कप विद हैंडल पैटर्न के बाद में यहां से ब्रेकआउट दिया, जैसा मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में बताया था। और अगर मैं वीडियो आपको याद दिलाऊं तो थोड़ा सा याद दिलाना बेटर भी है। फेक ब्रेकआउट पैटर्न से कैसे बचें, फेक ब्रेकआउट विवेक सिंघल करके अगर हम सर्च करें तो शायद वीडियो निकल कर आ जाएगी। यस, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें, ये 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि अगर ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट वाली कैंडल जो हमारी 29 मई को है, इसका जो टॉप बने, अगर उस टॉप के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तो यानी कि ब्रेकआउट कंफर्म नहीं माना जाता। तो अभी तक बैंक निफ्टी के केस में जो ये कप विद हैंडल पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट तो हुआ, ब्रेकआउट हमारी ग्रीन कैंडल के साथ हुआ 29 मई को, लेकिन 30 मई को जो कैंडल बनी और जो क्लोजिंग हुई वो 29 के टॉप से ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, और अभी तक उसके बाद भी टॉप से क्लोज नहीं हुई। अब ऐसे में मैंने सेम वीडियो में बताया था, आप वीडियो पूरी ध्यान से देखना, कि इस तरह के सिचुएशन में अगर जो हमारा हैंडल का बॉटम है, हैंडल का बॉटम हमारा 43,372 है, जो मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं जिससे हम सबको ये थोड़ा सा दिखने में आसानी हो जाए, और इसको काफी डार्क कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। सो दिस इज द लेवल जो हैंडल का बॉटम है। अब इस केस में अगर हैंडल का बॉटम ये डाउन चला जाता है, इससे नीचे आकर ये ब्रेक डाउन दे देता है हैंडल के बॉटम से, तो ये पूरा ही पैटर्न यहां पर बेकार कहलाया जाएगा,
टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या ऐसा होता हुआ नजर आता है? अब नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या विवेक भाई ऐसा होते हुए नजर आता है? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा होता हुआ अभी नजर नहीं आता। कोई भी रीजन टेक्निकली, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स के साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, या कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टरली, उनके हिसाब से कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आता कि ये इसके नीचे जाके पहुंचे और उसके बाद में इस पूरे पैटर्न को खराब करे। ऐसा नहीं है कि पैटर्न खराब कर दिया तो और बहुत ज्यादा क्रैश हो जाएगा, देयर इज नो गारंटी, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो ये पैटर्न बना है इसकी वैलिडिटी ऐसे में खत्म हो जाती है, और खासतौर से जब जब पैटर्न लाइफ टाइम हाई पर बन रहा हो, तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। अब जब यहां पर हम फर्दर देखते हैं कि वैसे एक्चुअल में क्या ये ब्रेकडाउन होते हुए नजर आता है, मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन होते हुए नजर नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट एक रेंज में फंस गई है, और वो रेंज कौन सी है? जो इसने अभी हाई बनाया, जहां पर इसने कैंडल से ब्रेकआउट दिया लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ, और जो बॉटम है हमारे यहां पर हैंडल का। तो ये एक रेंज है 43,372 से 44,485। अब ये इस बीच में मेरे हिसाब से ये ट्रेड होती हुई नजर आएगी कुछ टाइम, और कुछ टाइम 2 दिन भी हो सकता है, कुछ टाइम यहाँ पर 10 दिन भी हो सकता है, और कुछ टाइम यहाँ पर 15 डेज भी हो सकता है। इस चीज को हम नकार नहीं सकते कि कितना टाइम ये एग्जैक्टली यहाँ पर लगेगा। लेकिन जब तक ये इस रेंज में है, चीजें आसान है, सिंपल है कि यहाँ से बाइंग ऑन डिप है। लेकिन अगर नीचे की तरफ को ब्रेकआउट हो जाता है, नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेकआउट कहना गलत है, ब्रेक डाउन अगर नीचे की तरफ को हो जाता है, तो थोड़ी सी शायद यहाँ पर जो सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट है वो 42,500 के आसपास नजर आती है। ये टेक्निकल चीजें हैं। अब बात ये आती है विवेक, क्या सीरियसली इतना नीचे आ सकता है? तो ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, खासतौर से जब जब मार्केट एक अच्छी खासी रैली में रही हो, 38,600 से 44,000 पहुंची हो, जो ये एक स्टीप रिकवरी मार्केट ने दिखाई थी 14% की। अगर इस 14-15% की रिकवरी के बाद में जो अभी हाई बना, वहां से अगर 3-4% का अगर रिट्रेसमेंट आता भी है, तो इस तरह का रिट्रेसमेंट हमेशा एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है, और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, इस तरह का रिट्रेसमेंट उनको वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी कराने में एक हेल्प करता है। अदरवाइज क्या होता है, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं उनके टेक्निकल टारगेट्स हिट होते जाते हैं, स्विंग ट्रेड्स छोटे होते हैं, और उनका पैसा रखा रहता है। उनको लगता है कि अभी यहां से अगर और रैली आ गई तो अपना पैसा कैश में रखा रह जाएगा, जबकि रीजंस विल बी क्रिएटेड टू गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी। स्विंग ट्रेड करने के बेस पर हमेशा अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, क्योंकि अगर सारे टारगेट हिट हो जाएंगे, सारे प्रॉफिट्स बुक हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, तो जो ऑपरेटर्स हैं वो भी फिर कैसे ट्रेड करेंगे? तो ऑपरेटर्स यहाँ पर इंट्राडे वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराते हैं, स्विंग वालों के लिए भी कराते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सभी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। सो यहाँ ऐसा कुछ मुझे बड़ा रिस्क नजर नहीं आता। फर्स्ट जो यहाँ पर लेवल नजर आता है, मैं एक बार फिर से क्लीन करता हूं, जो अभी रेंज, जिस रेंज में स्टॉक मार्केट, जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए नजर आती है, दिस रेंज इज फ्रॉम 43,390 से लेकर 44,504, और इसी रेंज में ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो अभी जो एक फॉल मैक्सिमम आ सकता है, फर्स्ट लेवल दैट इज 1.37, ये फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट बैंक निफ्टी की निकल कर आती है 42,587, और अगर यहां से हम सपोर्ट तक की गिरावट की बात करने लगे, देन दिस इज नॉट ए मच डीपर डाउनफॉल, दिस इज ओनली 3%। सो इट्स ओके, मीन्स इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि निफ्टी में क्या नजर आता है। निफ्टी में भी हमें यहां पर, क्योंकि एक वापस से राउंड बन सकता है, फिर से एक और छोटा सा यहां पर हैंडल बनने का, क्योंकि ये एक बड़ा सा यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न है, एक और हैंडल बनने का यहां पर राउंड बन सकता है। इसी हैंडल के चलते थोड़ा सा निफ्टी डाउन जाएगा, थोड़ा सा बैंक निफ्टी डाउन जाएगा, और वापस से यहां से एक तैयारी शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को सपोर्ट करने वाले जो मेजर स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं। अगर हम निफ्टी की बात करने लगे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर सबसे पहले बात करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट कंपनी, तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है स्टॉक और यहां से तो डाउनसाइड बनती ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक प्राइस बहुत लंबे टाइम से कुछ खास रिटर्न नहीं दी, सितंबर 20 से लेकर अब तक सिर्फ 5% अप है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्टॉक। और रिलायंस में भी यहाँ पर एक अच्छा सा पैटर्न बना हुआ है, कप विद हैंडल पैटर्न, और कप विद हैंडल पैटर्न से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वापस से ऊपर चलने की तरफ यहाँ से ये सीधा सीधा चल सकता है, और
जब पैटर्न बनते हैं तो ऊपर की तरफ ही जाता है, और टॉप पर नहीं है तो यहाँ से गिरावट का बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं। फिर उसके बाद में एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी। यहां पर भी ऐसा कोई सीन नहीं है कि बहुत ज्यादा टॉप पर चल रहा है। यहां पर भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ ये साफ साफ नजर आता है, और ये एक पैटर्न है। एक और यहां से इसने राउंड लिया है। इसमें भी हम सेम चीज देख सकते हैं कि यहां पर ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन ब्रेकआउट को कंफर्म करने वाली कोई कैंडल यहां पर नहीं बनी। अगर वो बनती तो शायद नीचे नहीं आता इतना। अभी जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 1533 पर है। आई डोंट सी एनी रीजन कि ये सपोर्ट टूटेगी, और अगर ये सपोर्ट नहीं टूटती है तो बैंक निफ्टी नहीं टूटेगा, और बैंक निफ्टी नहीं टूटता है तो निफ्टी भी थोड़ी सी हो और यहां से गिरावट लेकर ऊपर चलने को तैयार हो जाएगा। ये एचडीएफसी बैंक सेकंड कंपनी है। हम एक और देख सकते हैं यहाँ पर टीसीएस, जो फिर से एक बड़ी कंपनी है। तो यहां भी इस तरह का कुछ नहीं है कि बहुत ऊपर के लेवल पर है कंपनी और यहां से एक फॉल तो बनता है, प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। प्रॉफिट बुकिंग तो तभी होगी जब यहां पर कुछ प्रॉफिट होगा। जनवरी 21 से लेकर दिस इज जून 23, ऑलमोस्ट 2.5 years दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस। तो यहां पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आता है, हल्का सा। उसी के चलते निफ्टी में एक स्विंग आ सकती है, और यहां पर बड़ी गिरावट इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि जो बड़े मेन यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक, उनमें ऑलरेडी अपसाइड के चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। रिजल्ट सबके अच्छे आ रहे हैं, और बहुत लंबे टाइम से उन्होंने यहां पर अपसाइड न्यू लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया है। अब ऐसे में क्योंकि न्यू लाइफ टाइम हाई ऑलरेडी ओवरड्यू है, तो यहां से ऊपर की तरफ ही गिरावट आती है। थोड़ी बहुत गिरावट हम देख सकते हैं, जैसा हमने चार्ट पर देखा। दोबारा से वीडियो को देखना, उस चीज को नकारा नहीं जा सकता। और इस तरह की जो छोटी मोटी गिरावट आती है, ये स्विंग ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए आती है। यहाँ पर सीखकर जब हम इन सब चीजों को ट्रेड करते हैं तो इस तरह का डर नहीं लगता मार्केट में क्या करें। अब बात ही आती है विवेक भाई, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उससे निकल जाएं क्या? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने टेक्निकल टारगेट पर ही एग्जिट करना चाहिए। जिस स्ट्रेटजी के बेस पर आपने बाइंग की है, उसी स्ट्रेटजी के बेस पर आपको एग्जिट करना चाहिए। यहां पर एक डिसिप्लिन का माहौल रखना अपने ट्रेडिंग सिस्टम में उतना ही जरूरी है जितना अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से मेडिटेशन करना, टाइम से चैंटिंग करना, और बड़ों का हर्ट किए बिना उनकी इच्छाओं को काफी हद तक पूरा करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते रहना। और जो अपने मंदिर हैं वहां जाते रहना। मंदिर जाने से काफी लोग पूछते हैं भाई होता क्या है? वहां जो पॉजिटिव एनर्जी का भंडार है, जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो हमारे नेगेटिव एनर्जी उस पॉजिटिव एनर्जी से किल होती है, और हम साथ में वहां से कुछ पॉजिटिव एनर्जी ही लेकर आते हैं। इसीलिए बड़े बूढ़े लोग ये कहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, कि जब भी किसी तीर्थ स्थल पर जाओ उसके बाद में सीधे अपने घर आओ, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी आप वहां से कैरी कर कर ला रहे हो वो आपके घर में आनी चाहिए, ना कि किसी और जगह घूमने फिरने में बेकार होनी चाहिए। इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखना। जब मंदिर से वापस आओ तो मंदिर से सीधे घर आना चाहिए। पहले सब जगह घूम लो, सबसे लास्ट में मंदिर जाओ, और उसके बाद में सीधे घर आओ। यहाँ पर हर चीज को सीखते रहने की जरूरत है। मैं आपको सिखाता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।